कहते हैं? तत् रूपकम, रूपक उसे कहते हैं। किसे कहते हैं रूपकम? उपमान उपमेयोः यह अभेदः तत् रूपकम, है ना। उपमान और उपमेय का जो अभेद होता है उसको रूपक कहते हैं, है ना। अभेद किसे कहते हैं, है ना। उपमान और उपमेय का जो भेद होता है, अभेद होता है, भेद नहीं होता है। जब उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रखा जाए उसको रूपक कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कहते हैं अति साम्याद अनपहनुत भेदयोः अभेदः। देखिए भेद तो होता है ना, वास्तव में तो भेद होता है, किंतु अभेद सा लगता है ना। अति साम्यात, अति साम्य के कारण अनपहनुत, अपहनुत कहते हैं छिपना, अनपहनुत अर्थात ना छिपना। अति साम्य के कारण जब बहुत अधिक समानता बतानी हो, है ना, तो उस अति साम्य के कारण जब उन दोनों का उपमान उपमेय का जो भेद होता है वह क्या होता है? अनपहनुत, है ना। अनपहनुत, वो अपहनुत नहीं रहता है, वह छिपा नहीं रहता है। जब उनके भेद छिपे नहीं रहते हैं, वे अपहनुत नहीं रहते हैं, अनपहनुत होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। और एक बात कहते हैं, है ना, रूपयति एकताम नयति रूपकम इति व्युत्पत्ति। यह टीकाकार का वचन कि रूपयति अर्थात एकताम नयति, एक रूपता को लाना ही रूपयति, है ना। रूपक का, रूपक को रूपक कहने का प्रयोजन यही है कि वो एक रूपता ला देता है ना। अब यहां पर थोड़ा सा और गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। जो काव्य शास्त्र थोड़ा सा समझते हैं या जिन्होंने थोड़ा पहले शब्द वृत्तियां, शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ रखा है, तो वे लोग जानते होंगे कि सारोपा लक्षणा जब आती है, लक्षणा के भेदों में जब सारोपा लक्षणा आती है, तो साहित्य दर्पणकार उस प्रसंग में कहते हैं इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम, यह ही रूपकालंकार का बीज है सारोपा लक्षणा, है ना। सारोपा लक्षणा गौरवाहितः इसका उदाहरण है। मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इसकी नाम मात्र चर्चा करूंगा। उसमें भी देखिए सारोपा लक्षणा के भी जो गौणी लक्षणा है ना। गौणी किसे कहते हैं? गौणी जहां पर गुण के आधार पर जो लक्षणा होती है, गुणों के साम्य के कारण जो लक्षणा होती है, उसको गौणी लक्षणा कहते हैं, है ना। उपचार का उसमें सम्मिश्रण होता है। उपचार की परिभाषा आचार्य देते हैं अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, है ना। अत्यंतम, अति अंतम मतलब बिल्कुल, विषकलितयोः अलग अलग शब्दयोः जो दो शब्द होते हैं, है ना। कई कई जगह पदार्थयोः भी आता है शब्दयोः की जगह, अर्थात पदार्थ जो बिल्कुल भिन्न होते हैं, वे दो पदार्थ, उन दो पदार्थ की सादृश्यातिशय महिमा, अतिशय सादृश्य की महिमा से, अतिशय साम्य की महिमा से, है ना, भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, भेद की प्रतीति का स्थगन जो कर दिया जाता है उसी को उपचार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो बात कही उपचार की जो परिभाषा थी, और जो हमने ऊपर रूपक की परिभाषा पढ़ी कि अति साम्यात अनपहनुत भेदयो, है ना। अति साम्य के कारण नहीं छिपाया गया है भेद जिसका, उसे अभेद कहते हैं। और उपचार की जो परिभाषा और अभेद की जो परिभाषा है, इसमें हम बिल्कुल भी अंतर नहीं पाते हैं। तो
इसलिए यहां पर देखिए, यहां पर एक बात नोट करने की है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आचार्य विश्वनाथ इस लक्षण सारोपा लक्षणा को रूपका अलंकार का बीज कहते हैं। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है ना। रूपक का बीज क्या है? सारोपा लक्षणा है ना। और वो भी गौणी सारोपा हो जाती है। तो जो हमारे कंपटीशन एग्जाम देने वाले साथी हैं तो वो लोग इसका ध्यान रखें। तो मुझे लगता है रूपक स्पष्ट हुआ। अब रूपक के भेद देखते हैं और जो है भेदों से स्पष्ट होगा कि रूपक का क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि रूपक के भेद देखिए, रूपक सांग होता है, निरंग होता है और परंपरित, ये दो प्रकार का, तीन प्रकार का रूपक होता है। और इस रूपक के जो है 8 भेद होते हैं कुल मिला के। सांग रूपक के 2 भेद होते हैं, समस्त वस्तु विषय, एक देश विवर्ती। निरंग रूपक के 2 भेद होते हैं, शुद्ध रूप, माला रूप। परंपरित रूपक के 2 भेद होते हैं, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। और उन श्लिष्ट और अश्लिष्ट के 2 भेद होते हैं, शुद्ध और माला रूप। इसको हम देखते हैं अब भेदों को। सांग रूपक कहते हैं, है ना। सांग रूपक का पहला भेद क्या है? सांग कहते हैं यहां पर एक रूपक मुख्य होता है, अंगी होता है, और बाकी रूपक जो होते हैं वे अंगभूत होते हैं, है ना। कैसे? देखिए, समस्त वस्तु विषयम, है ना। समस्त वस्तु विषय, और क्या कहा था? समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती। तो समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती में भी थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करेंगे। अंग, सांगम और निरंगम में हमने फर्क बताया। सांग रूपक वहां होता है जहां पर बहुत सारे रूपक होते हैं, उनमें एक अंगी अर्थात मुख्य होता है और बाकी उसके अंग अर्थात अमुख्य रूपक होते हैं, उसके अंगभूत होकर आते हैं। समस्त वस्तु विषयम, समस्त वस्तु विषय कैसा होता है? जहां पर श्रौता आरोपिता यदा, है ना, जहां पर उपमान और उपमेय आदि सभी शब्द से प्रकट किए जाते हैं, है ना। देखिए इसका नीचे जो वृत्ति है, आरोप विषया इव आरोप्यमाणा यदा शब्दोपात्ताः तदा समस्तानि वस्तूनि विषयो अस्य इति समस्त वस्तु विषयम। आरोप विषया इव, आरोप का विषय, आरोप का विषय अर्थात जो मान लीजिए जो उपमेय है, जो प्रकृत है, उस पर आरोप्यमान, है ना, आरोप्यमान जिसका आरोप किया जा रहा है, वो यदा जब शब्दोपात्ता, शब्द से कहे जाएंगे, आरोप्यमान भी शब्द से कहा जाएगा, तदा उस समय सभी समस्तानि वस्तूनि विषयो अस्येति समस्त वस्तु विषयम। शब्दोपात्ता जब वे शब्द से कहे दिए जाएंगे तो सभी वस्तु विषय है जिसकी, उसे कहते हैं समस्त वस्तु विषयम, समस्त वस्तु विषय, है ना। देखिए थोड़ा सा और रूपक का समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस अलंकार ये जो उदाहरण है, इससे पहले मैं एक लौकिक उदाहरण दे देता, है ना। जैसे उपमालंकार, उपमालंकार में क्या होता है, क्या कहा गया था? साधर्म्यम उपमा, साधर्म्य उपमा, उपमान और उपमेय में भेद होता है और उसका साधर्म्य, साम्य कहा जाता है ना। जैसे कहते हैं कि मुख चंद्र के समान सुंदर है ना, चंद्रमुखी, है ना। चंद्रमुखी क्या कहेंगे? चंद्रमुखी का अगर हम विग्रह करेंगे तो चंद्र इव मुखम यस्याह सा चंद्रमुखी, कि चंद्र के समान मुख है, चंद्र के समान शोभन है मुख जिसका, ये है उपमा। और रूपक अगर हम कहेंगे तो वहां पर चंद्रमुख, है ना, मुख चंद्र, ऐसा कहेंगे, मुख चंद्र, है ना, अर्थात मुखम एव चंद्र, है ना, मुखम एव चंद्र, कि मुख ही चंद्र है ना। किसी को कहते अरे
आज तो है ना, एक और लौकिक उदाहरण में जाएं तो एक फिल्मी गीत भी है कि गली में आज चांद निकला। क्या गली में चांद निकल सकता है? किंतु उसने क्या क्या किया, वहां पर जो उसका प्रेमी है, जो उसका प्रिय है या प्रेमिका है, उसको उसने चांद ही कह दिया। वहां पर उपमेय को बिल्कुल हटा दिया और चांद ही कह दिया। तो ऐसा भी उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए, तो इसको कहते हैं रूपक, कि जहां पर उपमेय को उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, उसको रूपक कहते हैं, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर समस्त वस्तु विषय रूपक का उदाहरण देखते हैं। क्या? ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला बिभ्रति तारका स्थीन्यंतरधान व्यसन रसिका रात्रिका पालकीयम द्वीपाद्वीपं भ्रमति दधति चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्तं सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन। है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रात्रि कापालकीयम, है ना। क्या कह रहे हैं? देखिए द्वितीय पंक्ति की जो अंतिम शब्द है कि रात्रि पर कापालकी का आरोप किया गया। रात्रि रूपी कापालकी, है ना, कि रात्रि रूपी जो ये कापालकी अर्थात योगिनी है ना, वो कैसी है ना, क्या कैसी है? ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला, है ना। कापालक जो होते हैं, जो योगिनी होते हैं या जो भैरव होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये रात्रि रूपी तांत्रिकी, है ना, जो तांत्रिका होती है, उसको कापालकी कहते हैं, उसको योगिनी कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो रात्रि रूपी योगिनी वो क्या करती है? ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला, है ना। ज्योत्स्ना रूपी भस्म का लेप से धवल है। रात्रि रूपी कापालकी कैसी है? ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला। ज्योत्स्ना रूप भस्म का भस्म को चूर्ण अर्थात उसका लेप करने से धवल है। कौन? रात्रि रूपी कापालकी। और कैसी है? तारकास्थीनी बिभ्रति, तारक तारे रूपी अस्थीनी, अस्थियों को बिभ्रति धारण करती हुई। और कैसी है? अंतर्धान व्यसन रसिका, अंतर्धान अर्थात लुप्त हो जाने में, लुप्त हो जाने रूपी जो व्यसन खेल है, उसमें रसिका, उसमें उसको आनंद आता है। ऐसी वह रात्रि कापालकी कैसी है? द्वीपा द्वीपम भ्रमति, द्वीप से द्वीप पर भ्रमति, है ना, घूम रही है। कैसी? चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में, है ना, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में, है ना। चंद्र, रात्रि में चंद्र है, वो कैसा है? मुद्रा कपाल। एक जब तांत्रिक की दीक्षा पूर्ण होती है तो उसके गुरु के द्वारा एक मुद्रा का कपाल दिया जाता है, कपाल मुद्रा दिया जाता है, जिसमें वो अपना लेपन करने के लिए अंजन आदि रखते हैं। तो चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में सिद्धांजन परिमलम न्यस्तम, है ना, सिद्धांजन रखा गया है। कैसे? लांछनस्य छलेना, कि चंद्रमा में जो दाग है, चंद्रमा में जो लांछन है, उसके व्याज से, है ना, उसके छल से यहाँ पर चंद्रमा में, चंद्रमा रूपी कपाल में सिद्धांजनम, सिद्धांजन परिमलम न्यस्तम, सिद्धांजन परिमल रखा गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ज्योत्सना पर भस्म का आरोप किया गया, तारकों पर, तारों पर अस्थियों का आरोप किया गया, है ना। अंतर ध्यान व्यसन, अंतर्धान पर व्यसन का आरोप किया गया, है ना। चंद्र पर मुद्रा कपाल का आरोप किया गया, और सिद्धांजन परिमल का आरोप लांछन पर किया गया, जो चंद्रमा का दाग है
उस पर किया गया। तो ये जितने आरोप हैं, ये जितने रूपक हैं, ये एक मेन रूपक है, एक मुख्य रूपक है। कौन? रात्रि कापाल की, रात्रि रूपी कापाल की, रात्रि रूपी जो योगिनी है, ये एक मुख्य रूपक है और बाकी सब उसके अंगभूत रूपक है। तो इस प्रकार से यहां पर सांग रूपक है। देखिए यहां पर जहां पर जो जिसका आरोप है और जिस पर आरोप है, सबका, ज्योत्सना पर भस्म का आरोप, तो ज्योत्सना भी है, भस्म भी है, रात्रि है, कापालकी भी है ना, तारक भी है, अस्थि भी है। तो यहाँ पर इन सब का जिसका आरोप किया जा रहा है, जिस पर आरोप करना है ना, आरोप्यमान और आरोप विषय दोनों शब्द से कथित हैं और दोनों का, है ना, दोनों का यहाँ पर इसलिए इसको सांग कहा और समस्त वस्तु विषय कहा कि इसका यहाँ पर सारे विषय जो हैं शब्द से प्रकट हैं। एक रात्रि का पालकी यहाँ पर मुख्य रूपक है और बाकी सब उसके अंगभूत रूपक हैं, इसलिए इसको सांग रूपक कहा। कह रहे हैं कि अत्र पादत्रये अंतर्धान व्यसन रसिकत्वम आरोपित धर्म एव, है ना। तो अंतर ध्यान वसिकत्व रूप आदि यहाँ पर ये धर्म कहे गए हैं, ये सब आरोप किए गए हैं। रात्रि का पालकी यहाँ पर मुख्य रूपक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे का रूपक का अगला भेद यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने समस्त वस्तु विषय रूपक देखा, समस्त वस्तु विषय रूपक के बाद एक देश विवर्ती रूपक को देखते हैं। एक देश विवर्ती रूपक, श्रोता अर्थाश्चते यस्मिन् एक देश विवर्तितम्, है ना। एक देश विवर्ती रूपक किसे कहते हैं? जिसमें रूपक जो है वो एक देश में रहता है और जो दूसरे रूपक होते हैं वे, उनके बारे में क्या कहा? केचित आरोप्यमाणा, कहीं कहीं कुछ आरोप्यमान, जो जिनका आरोप किया जा रहा है वे शब्दोपाता, शब्द से कहे जाएंगे, और केचित कुछ अर्थ सामर्थ्यात अवसेया, अर्थ सामर्थ्य से अवसेय, है ना, अवसेय होंगे, है ना, कुछ अर्थ सामर्थ्य से समझे जाने योग्य होंगे। इति एक देश विवर्तना, है ना। यहाँ पर एक देश में रहने के कारण इसको एक देश विवर्ती कहते हैं। इस रूपक को एक देश विवर्ती कहा जाता है ना। क्या कह रहे हैं? यस्य ऋणान्तः पुरे करे पूर्वतो मंडलाग्रताम रस सम्मुक्षपि सहसा परांगमुखी भवती रिपुसेना, है ना। यहाँ पर एक राजा की प्रशंसा है। यस्य ऋणान्ते पुरे करे, है ना, जिसका रण रूपी अंतःपुर में, जिसके मंडलाग्रताम पूर्वतः, है ना, मंडल की अग्रता कर लेने पर, है ना, मंडल अर्थात जो तलवार की मूठ है उसको धारण कर लेने पर, रणरूपी अंतःपुर में तलवार की मूठ धारण कर लेने पर रस सम्मुखी अपि सहसा परांगमुखी भवती रिपुसेना, रिपुसेना जो है वो रस सम्मुखी अपि, है ना, रण के सम्मुख होते हुए भी सहसा, सहसा परांगमुखी भवती, एकदम उस रण से, है ना, उस रण से, उस रण रूपी रस से परांगमुख हो जाती है ना, उससे उपेक्षित हो जाती है, उसको छोड़ देती है, रण को छोड़ देती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दूसरे एक तो रूपक है कि ऋणांतः पुरे, रण रूपी अंतःपुर में, यहां पर क्या है? यहां पर रूपक के दोनों तत्व कह दिए। रण रूपी अंतःपुर, रण यहां पर आरोप्य
यहाँ पर आरोप विषय है और अंतःपुर यहाँ पर आरोप्यमान है। रण पर अंतःपुर का आरोप किया गया है। रण रूपी अंतःपुर में क्या कहा, मंडलाग्रताम कुर्वतो। यहाँ पर मंडल जो है ना, मंडल अग्रताम कुर्वतो, मंडल जब हाथ में पकड़ा है ना, जब मंडल अग्रताम कुर्वतो, मंडल को है ना हाथ में पकड़ा। यहाँ पर मंडल से तात्पर्य अंतःपुर जो रूपक लिया उसके उसके विषय में क्या तात्पर्य होगा कि अपनी नायिका को जब उसने धारण किया है ना, उसको अपने समीप में रखा, उसको अपने हाथ में रखा, तब क्या हुआ, रस सम्मुखी अपनी परांगमुखी भवती रिपुसेना। रिपुसेना पर यहाँ पर जो प्रतिनायिकात्व, जो उसकी सपत्नी है ना, उसकी एक दूसरी पत्नियां हैं, वो जो रिपुसेना जो पत्नियां हैं में रस सम्मुखी अपी है ना, उनको रस है, उनको अनुराग है, अनुराग युक्त होते हुए भी है ना उस राजा में वो परांगमुख हो जाती है, उपेक्षित कर देती है जब वो अपनी एक प्रेयसी है ना रानी को वो धारण करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह तो रणरूपी अंतःपुर में इस स्थान पर यहाँ पर रूपक स्पष्टतः कथन कर दिया गया। फिर मंडलाग्रताम है ना, मंडल रूपी नायिका, रिपु रूपी प्रतिनायिका है ना, रण रूपी रस है ना, ये सब जितने हैं, ये रूपक जितने हैं, मंडल पर नायिकात्व का आरोप है ना, और रिपु सेना पर प्रतिनायिका का आरोप, ये जितने भी आरोप हैं ये अर्थ सामर्थ्य से समझने पड़ते हैं। क्योंकि रण पर अंतःपुर का आरोप किया गया, तो अंतःपुर में क्या होता है वैसा यहाँ पर अर्थ को जब विश्लेषण करते हैं तब यह समझ में आता है। तो यहाँ पर रूपक जो है वो समस्त वस्तु विषय जो रूपक है, जो सांग रूपक है, अंग तो सारे हैं है ना, एक मुख्य रूपक ऋणांतःपुर है और उसके दूसरे ये रूपक उसके अंग हैं, अंगी रूपक ऋणांतःपुर है। मुख्य रूपक ऋणांतरण पर अंतःपुर का आरोप ये मुख्य रूपक है। इस मुख्य रूपक के सभी ये रूपक जो हैं, मंडल पर तलवार का, मंडलाग्रता पर नायिकात्व का आरोप, रिपुसेना पर प्रतिनायिकात्व का जो आरोप है, ये सब इसके अंगभूत होकर आते हैं। इसलिए इसको एक देश विवर्ती कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रूपक है वो एक देश में वर्तन है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे वृत्ति में देखिए, अत्र रणस्य अंतःपुरत्वम आरोप्यमाणम शब्दोपात्तम। यहाँ पर रण में अंतःपुर का जो आरोप किया गया है वह शब्दोपात्तम, शब्दोपात्त है, शब्द से कहा गया है। और मंडलाग्रता पर जो नायिकात्व का आरोप है और रिपुसेना पर जो प्रतिनायिकात्वम, प्रतिनायिका का जो आरोप है वो अर्थ सामर्थ्यात अवसीयते, अर्थ सामर्थ्य से समझा जाता है। इति एक देश विशेषण वर्तनात् एक देश विवर्ती। इसलिए एक देश में विशेष रूप से रहने से इस रूपक के, इसको एक देश विवर्ती रूपक कहा जाता है। अब देखिए